नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वनडे एग्ज़ाम यलगार में। मैं अमित आज आप लोगों को इस चैनल पर पहला लेक्चर मिलने जा रहा है। और सबसे पहले लेक्चर में हम लोग जो अरिहंत की एक किताब आती है उसके माध्यम से आप लोगों को इसमें जो भूगोल है, मुख्यतः भारत का भूगोल, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला लेक्चर है, आप लोग अच्छे से देखिएगा और फिर उसके बाद अपनी चीज़ें कमेंट में करके बताइएगा कि कैसा लगा लेक्चर। और हम लोग इसको किस तरीके से कंप्लीट करें, एक वीडियो में या फिर धीरे धीरे कर करके छोटे छोटे पार्ट में इसको कंप्लीट करें। देखिए, ये चैनल एक नई शुरुआत है, तो आप लोगों से बहुत विश्वास है कि आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। जैसा हमारा पीसीएस एल्गार का चैनल चल रहा है ठीक उसी प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो भारत का भूगोल है उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले भूगोल होता क्या है थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे। जैसे कि भूगोल किस भागों में बटा हुआ है। भौतिक भूगोल हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, दो पार्टों में भूगोल बटा होता है। भूगोल की विचारधाराएं कौन लोग लाए थे और जो भूगोल की विचारधारा होती है वो कितनी होती है, जैसे कि निश्चयवाद वाले भूगोल हो गए, संभववाद वाले, या फिर नव निश्चयवाद वाले भूगोल हो गए, उन सभी को देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ भूगोलवेत्ता को देख लेंगे जो बड़े बड़े ज्योग्राफी के जानकार हुए हैं उन लोगों को, और उनके द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकें हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और भारत के भूगोल को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि भूगोल होता क्या है, तो यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे भूगोल होता क्या है। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि भूगोल होता क्या है, देखिए भूगोल है आपका ज्योग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का जो वर्णन है उसी को भूगोल कहते हैं। ठीक, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग अगर हम लोग देखें किन लोगों ने किया था, तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इरिस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था, जो एक ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, जो ग्रीक आप लोग देश देख रहे हैं वहीं के विद्वान थे ये, जिनका नाम है इरिस्टोथेनीज। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब भूगोल कितनी शाखाओं में बटा हुआ है। जो ये इरिस्टोस्थनीज थे वो 276 से 194 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, मतलब इन्होंने बताया था। इनका समय काल नहीं पूछेगा, इस बात से आप लोग बिल्कुल कंफर्म रहिए कि नहीं पूछेगा, बस इनका नाम आप लोग ध्यान रखेगा। ठीक है, अब भूगोल की शाखाएं अगर हम लोग देखें तो भूगोल दो भागों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, और दूसरा आपका मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, इस बात को आप लोग जरूर से ध्यान रख लीजिएगा कि भूगोल दो भागों में बटा हुआ है। अब देखिए, जो आपका भौतिक भूगोल है उसको अगर हम लोग देखें तो भौतिक भूगोल मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें भू आकृति यानी पृथ्वी की आकृति आती है, पृथ्वी की मृदा आती है, और पृथ्वी का जो जलवायु है उसका अध्ययन जो होता है उसी को हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक भूगोल के जनक के बारे में पूछ सकता है, जरूर से ध्यान रखिएगा। पेलिडोनियस इनका नाम है। ठीक है, जो भौतिक भूगोल के जनक है इनका नाम पेलिडोनियस है, ध्यान रखिएगा। और जो ये जनक है इनको कई भागों में इन्होंने बांटा था, जैसे जलवायु विज्ञान एक, ठीक है, दूसरा जल विज्ञान, तीसरा आप भू आकृति विज्ञान, चौथा देख सकते हैं जैव भूगोल, और आपका मृदा भूगोल, मृदा विज्ञान। ठीक है, इन्होंने बांटा था भौतिक भूगोल को इन, अगर हम लोग देखें तो 5 भागों में। ठीक है, अब जो मानव भूगोल होता है उसको भी देख लीजिए। देखिए, मानव भूगोल होता क्या है, मानव से जुड़ी जितनी भी चीज़ें जो प्रकृति को एक प्रकार से प्रकृति को प्रभावित करती हैं, पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर मानव भूगोल अलग से एक भाग बना दिया गया है। ठीक, जैसे कि मानव की संस्कृति, मानव के जो नगर बसाए गए हैं, ह्यूमन की जनसंख्या, ठीक है, इन सभी का अध्ययन जो होता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और मानव भूगोल के जो जनक हैं उनका नाम फ्रेडरिक रेडजेल है। ठीक, क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा मानव भूगोल का जनक माना जाता है। एंथ्रोपोग्राफी आप लोग जानते हैं, एंथ्रोपोग्राफी इनकी एक पुस्तक है,
पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है और मानव भूगोल के जो जनक हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है। ठीक, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी, जैसे मानव से जुड़ी हुई चीजें हैं तो आर्थिक भूगोल आ जाएगा, ठीक है, जनसंख्या वाला भूगोल आ जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल आ जाएगा, राजनीतिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, ये सारी जो शाखाएं हैं ये आपका मानव भूगोल के अंतर्गत आती हैं। इस बात को काफी अच्छे से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बस इतनी दो चीजें इसमें बतानी थी आप लोगों को। अब आइए भूगोल की जो विचारधाराएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भूगोल की जो विचारधारा है वो तीन प्रकार से बांटी गई हैं। एक निश्चयवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा नवनिश्चयवाद। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निश्चयवाद के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति के अधीन रहता है, यानी कि वो निश्चित है। ठीक है, और उसके जो समर्थक हैं, जो जनक है, रेटजेल उनका नाम है। ठीक, इनको भी आप लोग लगे हाथों याद कर सकते हैं। अब रेटजेल के द्वारा नवीन निश्चयवाद के संस्थापक माना जाता है, और इसमें एक दो नाम और आप लोग ऐड कर सकते हैं। निश्चयवाद जो भूगोल है इसमें आपका हटिंगटन आ जाएंगे, एलन सैंपल आ जाएंगे और रीटर आ जाएंगे। नाम थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में नाम भी पूछ सकता है इन लोगों का, 3-4 लोगों का नाम दे करके, तो जो नाम जरूर से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो संभववाद होता है उसका मतलब क्या होता है, तो प्रकृति की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता, प्रकृति की अपेक्षा जो मानव शक्तियां हैं उसकी प्रधानता, ये आपका संभववाद के अंतर्गत आता है। इसके समर्थक कौन कौन लोग हैं, तो इसके समर्थक पाल विडाल लॉ है, ठीक है, और यहाँ पर लुसियन फ्रेबे हैं। इन दोनों लोगों का भी नाम आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। नवनिश्चयवाद के अंतर्गत अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नवनिश्चयवाद के अंतर्गत मानव एवं प्रकृति दोनों के महत्व को समझा जाता है, और इसके जो समर्थक या फिर इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम है आपका ग्रिफिथ टेलर। ठीक, इनका नाम जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा, नाम ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सब भूल भी जाते हैं कि भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद या नवनिश्चयवाद, वो किन्होंने दिया था, लेकिन यहाँ पे नाम जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर नाम याद रहेगा तो जो 3 पार्ट में भूगोल बटे हुए हैं, भूगोल की जो विचारधाराएं बटी हुई हैं उसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और कुछ भूगोलवेत्ता के नाम हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे इनकी जो पुस्तकें हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भूगोलवेत्ता और प्रतिपादक या फिर जनक के नाम दिया गया। जैसे आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि भूगोल के जो जनक है, जो भूगोल का पिता कहा जाता है जिनको, उनका नाम है आपका हेकेटियस। ठीक है, हेकेटियस उनका नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये भूगोल के पिता हैं यानी कि जनक है। व्यवस्थित भूगोल या फिर भूभौतिकी के जनक किसको माना जाता है, तो भूभौतिकी के जनक आपका इरेस्टोथनीस को माना जाता है। ठीक है, इरेस्टोथनीस, इनका नाम आप लोग जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। पहले पेज में केवल नाम ही याद करना है, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर दी गई हैं उसको आप लोग काफ़ी आसानी से जान सकते हैं, जैसे भौतिक भूगोल और सामान्य भूगोल या फिर भूगोल की विचारधाराएं, ये सब तो आप लोगों को लगभग पता ही होंगी, लेकिन जो प्रतिपादक हैं, जो जनक हैं, उनको जानना आवश्यक है। ठीक है, अगला हम लोग लिख लेते हैं। अभी जो वर्तमान में हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, जो आपका एक क्रमिक रूप से दिखाई देता है, उसके जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर बॉन और हम्बोल्ट। ठीक है, और हम्बोल्ट नहीं, अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट इनका नाम ही है, आप लोग जरूर से नाम याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए सांस्कृतिक भूगोल के जो जनक है उनका नाम आपका कार्ले ओ सावर है, ध्यान रखेंगे। और जो आपका मैथ भूगोल यानी गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है, तो थेल्स और एनिस्थो माफ कीजिए यहाँ पर, तो जो गणितीय भूगोल है इनके जो संस्थापक यानी कि जो जनक है उनका नाम आपका थेल्स व एनेक्सीमेंडर है। ठीक है, जो विश्व का मानचित्र का निर्माता जो है उन्हीं का नाम है ये। ठीक है, ये अगर आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो थेल्स व एनेक्सीमेंडर याद कर सकते हैं, एनेक्सीमेंडर याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, और कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कुछ पुस्तकें यहाँ पर लिखी गई थी, उनको देख लेते हैं। एक पुस्तक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस पुस्तक को किन्होंने लिखा है, तो देखिए इस पुस्तक को स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। थियरी ऑफ एवरीथिंग, ये आपका पुस्तक जो है ये भी स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, तो इनको आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है। अगली जो पुस्तक है जिसका नाम है आपका द मैथमेटिकल थियरी ऑफ ब्लैक होल, ये किसने लिखा है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है,
तो यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बस इतना ही थोड़ी सी जानकारी थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रेखाएं वगैरह दी गई हैं इनको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि जो अगर हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, भारत के भूगोल पर। तो देखिए, भारत के भूगोल में हम लोग थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सामान्य परिचय देख लीजिए जो भारत है उसके बारे में। भारत की जो स्थिति है वो स्थित कहाँ पर है, तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक मैप यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक मैप दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा यहाँ पे। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये 0 डिग्री लाइन है, ये वर्ल्ड का मैप है। 0 डिग्री लाइन ये हो गई, फिर उसके बाद ये आपका इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री लाइन कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो लाइन है ये इंटरनेशनल आपकी देखा जाए तो टाइम जोन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टाइम जोन ये यहीं से मापा जाता है। तो भारत की स्थिति अगर हम लोग देखें तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, और ये आपका इधर वाला जो क्षेत्र होता है वो पूर्वी क्षेत्र होता है, और इधर का जो क्षेत्र होता है वो पश्चिमी क्षेत्र होता है। इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो जो भारत है उसकी स्थिति आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि इसकी स्थिति किधर है, तो उत्तर में है, और किधर है, पूर्व में है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व भारत की स्थिति है। इस बात को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो यही है। ठीक है, स्थिति कहाँ है, तो उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार अगर हम लोग भारत का यहाँ पर देखें तो अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका नॉर्थ पोल में स्थित है। अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहें कि ये चीज़ें कहाँ चल रही हैं कैसी, तो यहाँ पे एक मैप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, वो यही मैप है। ठीक है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 9 मिनट 4 मिनट ये आपका उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। ठीक है, ये भारत की स्थिति है, पूरा यहाँ पर बताया गया है। पहले वहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैप से एक बार और देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरी विस्तार के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, भारत की जो देशांतरी विस्तार है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो देखिए जो देशांतरी विस्तार है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग मैप में देख रहे हैं। कैसे यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये मैप आप लोगों को दिख रहा है, जो भारत है ये आपका यहाँ पर दिख रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश में किबुथी एक जगह है वहाँ से मापी जाती है। ठीक है, तो यही इसका जो आपका जो विस्तार है, कहने का मतलब पूर्वी में भारत पूर्व में स्थित है ना, तो वो यहीं से मापा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो दूरी है वो हम लोग जब मैप नीचे देखेंगे तो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है स्थलीय वाला एवं द्वीपीय वाला, उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोगों को दिख रहा है, वहाँ से लेकर के पूरा भारत के जो, जैसे ये भारत हो गया, ये भारत हो गया, नीचे जैसे यहाँ श्रीलंका, ये आपका अंडमान निकोबार है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ अंडमान निकोबार वाली, ये अगर हम लोग देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है वहाँ से मापा जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे मैप में आएगा सब, वहाँ से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला वो यही है। ठीक है, नॉर्थ वाला। अब आइए थोड़ा सा हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें भारत की स्थिति क्या है, तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है। ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत से बड़े 6 अन्य जो देश हैं उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे बड़ा जो है रूस है। ठीक है, जो कि एशिया में अवस्थित है। रूस के बाद आपका कनाडा में आएगा, मतलब कनाडा आएगा जो कि उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, ये हो गया। फिर चीन, ये भी आपके एशिया में अवस्थित है, तीसरे नंबर पर चीन आ जाएगा, आकार के अनुसार है ये। और उसके बाद अमेरिका आ जाएगा, कनाडा के जो नीचे है। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप के तरह आप लोगों को दिखाई ही देता है, तो ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो भारत है
उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो 7वें नंबर का देश क्षेत्रफल के अनुसार भारत आता है। 8वां कभी कभी पूछ लेता है तो अर्जेंटीना है, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 6 भारत से बड़े देश और 7वां भारत खुद है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो भारत का विस्तार है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत है उसकी पूरी स्थिति अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण नीचे, तो इसकी लंबाई यहाँ पर बताई गई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 2933 किलोमीटर भारत की कुल चौड़ाई बताई गई है। ठीक है, मतलब कि चौड़ाई लंबाई इस तरीके से मत याद करिए, उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है उसको याद कर लीजिए 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो आपका 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अभी याद करने का इसका तरीका मैं बता दूंगा आगे। अब हम लोग यहाँ पर देखें, जो भारत है उसकी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। टोटल जो स्थल है उसकी सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक, इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। द्वीप सहित अगर कुल तटीय सीमा की लंबाई अगर हम लोग देखें तो 7,516 किलोमीटर है, पहले थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी बाउंड्री की लंबाई जो है वो बढ़ गई है, यानी मतलब इसको माइक्रोमीटर वगैरह से मापा गया तो ये लंबाई थोड़ी बड़ी है, तो 11,098 किलोमीटर हो गई है अभी जो रिसेंट में ये चेंज हुआ है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये दोनों ही याद कर सकते हैं। वैसे जो पहले की लंबाई थी उसको याद करना आवश्यक नहीं उतना, लेकिन 11,098 किलोमीटर है, इसको आप लोग वर्तमान में जो इसके तट की सीमा की लंबाई है उसको याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और मुख्य भूमि के जो तटीय सीमा की लंबाई है ये आपका 6100 किलोमीटर है। ये तट वाली है, जैसे कि यहाँ पर जो अगर आप लोग देखेंगे तो समुद्र वगैरह है उसके जो आसपास राज्य बसे हुए हैं उन टोटल तट की सीमा की लंबाई यहाँ पर बता रहा है 6100 किलोमीटर। अगर यहाँ पर 15,200 ऐड कर देंगे तो पूरी टोटल लंबाई आ जाएगी, लेकिन अभी रिसेंट में जो चीज़ें बताई गई हैं 11,098 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, चलिए मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से ये मापा जाता है। ठीक है, मुख्य भूमि भारत की। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो बिंदु कुछ दिए गए हैं, उन बिंदु में क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत में कुल दक्षिण, हाँ ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में अगर हम लोग देखा जाए तो जो दक्षिणी बिंदु है उसको हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने देखा था जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु में अवस्थित, लेकिन वो तो है ही, लेकिन एक अगर हम लोग देखें तो जो मुख्य भूमि है उसके बारे में जो सबसे दक्षिण में आता है जो अंडमान निकोबार तक जाता है, तो ये पिग्मेलियन पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, इसको याद कर लीजिएगा। अब सबसे उत्तरी तो इंदिरा कॉल ही है ही, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। सबसे पश्चिम में गौर माता गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, और सबसे पूर्व में अगर हम देखें तो कीबीथू एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे मैप में हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। कुछ मानक समय रेखा के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहीं से ये मापा जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी ये आपका मानक समय रेखा है। और 82.5 डिग्री पूर्वी भारत के कहाँ से जाती है, तो मिर्ज़ापुर में एक जगह है जो कि प्रयागराज आप लोग नाम से जानते हो, इलाहाबाद, वहीं पर एक जगह है। देखिए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और मिर्ज़ापुर एकदम पास ही में है, तो ये मुख्यतः जाती है मिर्ज़ापुर से, लेकिन प्रयागराज थोड़ा नामी जगह है तो उसको यहाँ पर बताया जाता है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है मिर्ज़ापुर से। ठीक है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। भारत में एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि अगर हम लोग जो मुख्यतः समय मापा जाता है उससे 5.5 घंटा आगे है। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और पूरे विश्व में टाइम जोन के बारे में अगर हम लोग देखें तो रूस तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो रूस में सबसे अधिक टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। रूस में कुल 11 टाइम जोन है, अमेरिका में 4 है और फ्रांस में 12 है। ठीक है, सबसे अधिक अगर टाइम जोन के बारे में बात होगी तो वो फ्रांस में अवस्थित है। वैसे मापा एक ही से जाता है, लेकिन 12 यहाँ पर अपने हिसाब से इनको मतलब कि बांटा गया है। तो संख्या के हिसाब से अगर देखें तो फ्रांस आप लोग टिक लगा दीजिएगा कि वहाँ पे 12 टाइम जोन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और कुछ चीज़ें
ठीक है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ छूट रही थी, इसको भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। जो भारत है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार कितना एरिया भारत में अवस्थित है, तो 2.43% एरिया भारत के पास है पूरे विश्व का। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो अब तो प्रथम ही हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो भारत की विश्व में जनगणना के हिसाब से देखा जाए, टोटल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। भूमि तो अगर हम लोग देखें तो 7वें नंबर का क्षेत्रफल आता है, और टोटल यहाँ पर भूमि भारत की देखी जाए तो 2.43% है विश्व की। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पहली जनसंख्या मतलब सबसे अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। टोटल जनसंख्या अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 17.5% भारत में निवास करती है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार ये चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। अभी 2024 में मतलब कि जनगणना तो वैसे 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं हुई, लेकिन छोटी सी यहाँ पर एक डेटा बताया गया है, तो 17.5% पहले थी, अब यहाँ पर 17.75% पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट ये बताया गया था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो मैप है भारत का उसको देख लेते हैं, जो चीज़ें आगे बताई गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिए, जो भारत का हाँ यहाँ पर देख लीजिए, जो भारत में अगर हम लोग ये देखा जाए कि सबसे आखिरी बिंदु कौन कौन से हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे बिंदु होंगे, और गुजरात में होंगे, लद्दाख में होगा, और सबसे निचली जो क्षेत्र है आपका तमिलनाडु जो मुख्य भूमिका है, वहाँ पर कोई बिंदु होगा जिससे भारत की लंबाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें मापी जाती हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मुख्य भूमि के बाद जो आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र में पड़ता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुथु, ठीक है, 97 डिग्री 5 मिनट तक यहाँ से मापा जाता है, और गौर माता एक जगह है आपका गुजरात में, ठीक है, वहाँ तक। तो इनकी जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कि भी थू थू से याद कर लीजिए यहाँ पर 33, और यहाँ पर गौर मोती, ठीक है। तो हाँ ठीक, चलिए याद कर लीजिएगा, इनकी जो दूरी है वो आपका 2933 किलोमीटर है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम लोग देखें तो, ठीक है, 2933, और उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर तो आपका जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है वहाँ से मापी जाती है, और कन्याकुमारी तक जाती है, तो ये जो दूरी है 3214 किलोमीटर है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें इसमें बतानी थी, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है वो किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कर्नाटक किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और फिर यहीं पर लगे हाथ पश्चिम बंगाल, ठीक है। कुछ राज्यों के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये आपका 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि 5 नहीं, यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 है, एक यूटी है, दिल्ली हो जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, 1 हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ 2 हो गया, हरियाणा 3 हो गया, बिहार 4 हो गया, पंजाब आपका 5 हो गया, झारखंड 6 हो गया, राजस्थान 7 हो गया, और मध्य प्रदेश 8 हो गया, ठीक है। इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, और एक यूटी जो कि देश की राजधानी है दिल्ली है, उससे अपनी सीमा उत्तर प्रदेश साझा करता है, ठीक है। तो इसमें इतना बताना था, और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ें हो गई। और आगे अगर हम यहाँ पर देखें, जो कर्नाटक राज्य है वो किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो कर्नाटक देखिए लीजिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश अगर हम देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। उड़ीसा अगर हम लोग यहाँ पर देखें कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो 4 राज्य, इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक। और अगर हम देखें पश्चिम बंगाल अपनी किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। असम थोड़ा सा ज़्यादा है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, इसको याद करना आवश्यक है। तो देख लीजिए, असम जो है पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मेघालय के साथ सीमा साझा करता है, 2 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 3 हो गया, नागालैंड 4 हो गया, मणिपुर 5 हो गया, मिजोरम 6 हो गया, और त्रिपुरा 7 हो गया, ठीक है। इन 7 राज्यों के साथ असम अपनी सीमा साझा करता है। एक ट्रिक है यहाँ पर, आप लोग अगर मतलब कि ट्रिक क्या है यहाँ पर, एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं सबसे असम अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7 7 सिस्टर का नाम आप लोग सुने होंगे, वो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, 7 राज्य हैं,
और असम जो है इन 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम इसमें नहीं आता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी आपको। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो समय है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल ये समय, देखिए समय तो नहीं, यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे कि ये भारत हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। पूर्वी में सबसे आखिरी में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 97 डिग्री, और यहाँ पर देखा जाए गुजरात में ये आपका 68। इन दोनों के बीच की अगर दूरी निकालेंगे तो डिग्री में अगर निकालेंगे, जैसे 97 में से 68 माइनस करेंगे तो वो लगभग 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 अंश का यहाँ पर अंतर आता है, और एक अंश में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 30 चौक का 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट में टोटल लगभग 2 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 घंटे का अंतर लगभग आता है। वैसे भारत में एक ही टाइम जोन है, तो जो समय आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा वही समय देखा जाए तो गुजरात में होगा, ठीक है। बस यहाँ पर दूरी के हिसाब से समय को बताया गया था, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो कर्क रेखा है, ये भारत आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है मुख्यतः, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीच से होकर जाता है। इन्हीं के बीच में जो सूरज है वो अपना चक्कर काटता है, तो ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और भारत के बारे में अगर पूछे कि भारत किस अक्षांश में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी अक्षांश हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो कटिबंध होते हैं उसमें अगर बांटे तो भारत 2 कटिबंध में अवस्थित है, ठीक है। एक उष्ण कटिबंध है, एक आपका देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब जो उष्ण कटिबंध है वो भारत को 2 भागों में बांटती है, इसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के कितने राज्य से होकर जाती है, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उन राज्यों का नाम अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहें तो देख लीजिए, वैसे ये सभी लोगों को याद भी होता है। राजस्थान हो गया, ठीक है, सबसे पहले, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पर ये गुजरात भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक गुजरात भी आप लोग याद कर लीजिए। तो कुल 8 राज्य से होती है यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पेन चेंज करके कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर एक गुजरात भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इन 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है, ठीक है। अब कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण में कुछ राजधानियां अवस्थित हैं, उनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2, ठीक है। अब ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अगर हम लोग देखें जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में कुछ राजधानी है, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर है, तो ये उत्तर में अवस्थित है। और यहाँ पर अगरतला है जो कि उत्तर में अवस्थित है, और मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है ये भी उत्तर में अवस्थित है, ठीक है, कर्क रेखा के। और दक्षिण में अगर हम लोग देखें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ पर देखा जाए तो ये दक्षिण में अवस्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो कि दक्षिण में अवस्थित है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये ऊपर शायद मैंने जयपुर को छत्तीसगढ़ बता दिया था, ये राजस्थान में अवस्थित है। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है ये आपका देखा जाए तो कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। और रांची सबसे देखा जाए तो नज़दीक में अवस्थित राजधानी है कर्क रेखा के, जो कि झारखंड की राजधानी, ठीक है। कोलकाता भी अगर देखा जाए तो कर्क रेखा के निचले भागों में पड़ती है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए यहाँ पर ये बताना आवश्यक था। कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये कहाँ पर मिलती है, तो एक जगह है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है कोरिया, सोनहत लोकल भाषा में कहते हैं। कोरिया याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो आपकी 23.5 डिग्री लाइन होकर के जाती है वो, और जो आपका 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर की लाइन है जहाँ से समय मापा जाता है, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर काटती है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, जगह का नाम कोरिया या फिर सोनहत याद हो पाए तो याद कर लीजिए, ठीक है। वो यहीं पर बताने की कोशिश की गई थी। अब भारत की स्थलीय सीमा व
वाले पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसको हम लोग लगे हाथों देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो देश है भारत से लगा हुआ बांग्लादेश, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के बारे में एक चीज़ याद कर लीजिए, जो बांग्लादेश की टोटल लंबाई है यहाँ पर, ये भारत की 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो इसकी लंबाई जानना आवश्यक है। तो 4096 किलोमीटर टोटल लंबाई है बांग्लादेश की। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो लाइन है, उस रेखा को यहाँ पर रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये जो बांग्लादेश है, ये भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय देश के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, देखिए पश्चिम बंगाल से तो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो बांग्लादेश है, पश्चिमी क्षेत्र पूरा पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है, उसी से कट के बना है, तो इसका नाम पश्चिम बंगाल रख दिया गया है, वैसे भी बंगाल ही होता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल एक याद कर लीजिए, एक हो गया। ठीक है, त्रिपुरा आपका 2 हो गया, असम 3 हो गया, मिजोरम 4 हो गया और मेघालय 5 हो गया। ठीक है, इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। सबसे अधिक लंबाई अगर तट के रूप में देखी जाए, जो भारत विदेशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश से साझा करता है 4096 किलोमीटर है। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा यहाँ पर हम लोग चीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए चीन की जो लंबाई भारत से तट वाली लगी होगी, वो आपका 3485 किलोमीटर है। चीन और भारत के बीच की जो सीमा है, उसका मतलब जो रेखा है, उसका नाम अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, तो मैकमोहन है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राज्य अगर हम लोग देखें, जो कि भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आपका 2 हो गया। ठीक है, उत्तराखंड 3 हो गया, हिमाचल प्रदेश 4 हो गया और सिक्किम 5 हो गया। ठीक है, 5 राज्यों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। इन 5 राज्यों के नाम बहुत ही आवश्यक है, याद कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, वो भारत से कितनी लगी हुई है, तो 3323 किलोमीटर लगी हुई है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। राज्य कौन कौन से जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इन 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, उसका नाम अगर हम लोग देखें तो रेड क्लिफ, जो कि बांग्लादेश से भी संबंधित है। रेड क्लिफ यहाँ पर देख रहे हैं और रेड क्लिफ यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए रेड क्लिफ के द्वारा ये जो देश है, इसका विभाजन किया गया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये लाइन पड़ गई है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कौन सा जो है कि और देश आ जाएगा, तो चौथा अगर हम लोग यहाँ पर देश देखें, हाँ नेपाल आ जाएगा। नेपाल के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। तो देख लीजिए नेपाल के साथ भारत की जो लंबाई लगी हुई है, 1751 किलोमीटर है। राज्य कौन कौन से नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं भारत के, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। काफ़ी देखा जाए तो सबसे दक्षिण में यही है, पूरी बहुत ज़्यादा लंबी बाउंड्री इसके साथ शेयर होती है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ये पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल यहाँ तक आया हुआ है, तो ये नेपाल हो गया। नेपाल अपनी बाउंड्री पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है, इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, तो ये हो गया चौथा। अब पांचवा अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कौन सा देश आ जाएगा, तो पांचवा देश म्यांमार आ जाएगा। इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें कितनी है, तो देखिए 1643 किलोमीटर ये जो बाउंड्री है भारत के साथ साझा करता है। कितना, तो 1643। राज्य कौन कौन से इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया पांचवा। अब जो छठवां देश है, उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो जो छठा देश है उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, भूटान। भूटान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भूटान अपनी जो सीमा है, वो 699 किलोमीटर भारत के साथ साझा करता है। अब राज्य के नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, 1 हो गया, असम 2 हो गया, पश्चिम बंगाल 3 हो गया और सिक्किम 4 हो गया। ठीक है, 4 राज्यों के साथ भूटान अपनी सीमा साझा करता है भारत के। और आखिरी में सबसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो 7वां आपका देश है भारत से लगा हुआ, अफगानिस्तान थोड़ा सा लगा हुआ है, 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो लाइन है, उसका नाम है। और एक यूटी इससे सीमा साझा करता है, जिसका नाम लद्दाख है। ठीक है, मतलब संघ शासित प्रदेश जो लद्दाख है, वो अपनी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये मैप उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो अन्य 7 राज्य हैं जो कि भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं,
उसके बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में यहाँ पर देखिए, पहले मैप से बताया गया था, अब यहाँ पर डिटेल में बताया गया, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जो देश है वो किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान। चीन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तर में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश इधर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी आएगा चीन जैसे अन्य जगह, तो उसको भी देख लेंगे। ठीक, उत्तराखंड अगर हम लोग देखें तो ये आपका चीन का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, और नेपाल के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार तो पूरी तरीके से नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल अगर हम लोग देखें किन किन देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो अंतर देश है उसमें आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक, नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर देखा जाए दो तरफ से घिरा हुआ एक आपका राज्य है असम। ये बांग्लादेश को दो तरफ से घेरे हुए है, एक तो उत्तर में से घेरे हुए है और एक देखा जाए तो पूर्व में भी घेरे हुए है। ठीक है, ये असम बांग्लादेश को, ठीक है, दो तरफ से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो चीन, म्यांमार के साथ। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। मणिपुर और नागालैंड के बारे में अगर हम देखें तो माफ कीजिए यहाँ पर, हाँ ठीक है, मणिपुर और नागालैंड ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मिजोरम अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है, समुद्री सीमा वाले देश, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए 7 देश के बारे में हम लोग देखे थे, जैसे कि म्यांमार हो गया। भारत की जो स्थलीय जलीय सीमा है, ये कौन कौन से देश आ जाएंगे, तो पाकिस्तान अभी हम लोगों ने देखा था वो 7 देश थे। उन्हीं के बाद यहाँ पर जो जल वाली सीमा है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए म्यांमार, श्रीलंका जो कि पाक स्टेट से अलग होता है, आगे हम लोग मैप में देख लेंगे, नहीं तो अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ से एक मैप है, इससे देख करके क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर ठीक है, वो यहाँ पर अवस्थित है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ये पाक स्टेट है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पाक स्टेट। थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ, ग्रेट चैनल के साथ अपनी सीमा साझा होती है। और बांग्लादेश तो हम लोग ने देखा ही था। मालदीव एक देश है, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में भी था, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये भारत से अलग होता है, जो आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय वगैरह आप लोग देखे होंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये 8 डिग्री से अलग होता है। जल और स्थल से लगे देश के बारे में अगर हम लोग देखें, जल और स्थल कहने का मतलब ये है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा जल समुद्र से, मतलब कि समुद्र से भी लगती है, जैसे कि हिंद महासागर जो है उससे। तो बांग्लादेश देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, और मतलब कि देखा जाए तो जलीय सीमा भी साझा करता है और स्थलीय सीमा भी साझा करता है। ठीक है, म्यांमार हो गया तो ये भी आपका स्थलीय सीमा साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है भारत के साथ। पाकिस्तान देख लीजिए, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी वगैरह आप लोग देख रहे हैं, तो पाकिस्तान स्थलीय सीमा साझा करता है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हो गया उसके साथ, और जल की सीमा भी साझा करता है क्योंकि हिंद महासागर से भी ये लगा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 3 ऐसे देश हैं जो कि जल और स्थल के साथ, दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के पड़ोसी देश में आते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उसमें अगर हम लोग देखें कौन कौन से देश आते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कभी आप लोग ये समझिए कि ये सब भारत के ही भाग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत एक आ ही जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है। ठीक है, इन 5 जो देश हैं वो भारत से लगभग टूट के ही बने हैं। कहने का मतलब ये है कि अब नेपाल और भूटान तो मान लीजिए कि थे ही पहले, लेकिन जो अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि जो भारत महाद्वीप एक बोला जाता है ना, उसके अंतर्गत मुख्यतः आप लोग 5 देश आते हैं, याद कर लीजिएगा। भारत तो एक हो ही गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 4 देश के नाम याद करना, याद कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ और चीज़ें छूट नहीं रही हैं ना, चलिए कुछ और नहीं छूट रहा है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए तटीय सीमा वाले जो राज्य हैं उनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत के तट पर स्थित जो राज्य हैं वो कुल 9 राज्य हैं। ठीक है, इनका क्रम भी पूछ लेता है, इनकी लंबाई भी पूछ लेता है कितनी कितनी है, तो यहाँ पर नए मैप के अनुसार सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो 9 राज्य हैं जो कि भारत के तट पर अवस्थित हैं। सबसे पहले गुजरात,
इसकी लंबाई अगर तट की हम लोग देखें तो 2340 किलोमीटर है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रथम हो जाएगा आपका। और पहले सभी को देख लेते हैं, फिर अरेंज करने के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर हो सके तो एक चार्ट बना देंगे, इससे अरेंज हो जाएगा। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र 877 किलोमीटर लगा हुआ है तट के साथ, और 193 किलोमीटर गोवा लगा हुआ है। 3 राज्य हो गए। कर्नाटक 1343 किलोमीटर, चौथा राज्य हो गया। पश्चिमा अगर हम लोग देखें तो केरल हो जाएगा, 600 किलोमीटर इसकी जो बाउंड्री है जल के साथ साझा होती है। ठीक, केरल हो गया। और तमिलनाडु 1068 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है तट के साथ, मतलब समुद्र के साथ। आंध्र प्रदेश आपका 1053 हो जाएगा। ठीक है, इससे जस्ट थोड़ा सा कम है तमिलनाडु से। उड़ीसा 574 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 721 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्रम में देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा। गुजरात आपका जो है प्रथम हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। और दूसरे पर यहाँ पर हम लोग देखें तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु ये आपका 1068 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1053 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये 3 हो गए। ठीक है, प्रथम, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चौथा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हाँ, 877 किलोमीटर ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमा अगर हम लोग देखें तो 721 किलोमीटर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, छठवां अगर हम लोग देखें तो 500, हाँ ठीक है, यहाँ पर छठवां जो आपका राज्य है केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। सातवां अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल तो हो ही गया है। अब आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सातवां हो जाएगा। आठवां अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आठवां क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा 343। ठीक है, के आर, और जो 9वां राज्य है वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 9 राज्य क्रम के अनुसार हम लोगों ने देखा था, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा जरूरी है, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये किन किन देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 3 मुख्यतः 3 देशों के साथ। तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो आपका राज्य है सिक्किम भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल और चीन के साथ। ठीक है, जो सिक्किम है इसके बारे में आप लोग याद कर लीजिए। त्रिपुरा तो 3 तरीके से यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, लेकिन ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है और भारत का इसके साथ सुंदरवन भी साझा होता है। अच्छा, त्रिपुरा हो गया, ये 3 तरीके से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और जो बांग्लादेश है ये अगर हम लोग देखें तो भारत इसके साथ सुंदरवन जो डेल्टा है उसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक आपका यूटी हो जाएगा, क्योंकि ये 3-4 राज्य हो गए। अब एक यूटी है लद्दाख, ये 3 देखा जाए तो जो देश है अंतर्राष्ट्रीय देश, मतलब कि चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी यूटी है जो 3 देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, लेकिन लद्दाख आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं समुद्री तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें आपका जो देखा जाए द्वीपीय वाले देश हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो 3083 किलोमीटर है। ठीक है, फिर लक्षद्वीप 144 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये दूसरा हो जाएगा। दादर नागर हवेली 54 किलोमीटर है। ठीक है, पौंडीचेरी आपका देखा जाए तो चौथा हो जाएगा। तो ये 4 समुद्री तट वाले मतलब समुद्री तट रेखा, एक तरीके से द्वीप मानिए, 4 द्वीप है भारत के पास जो मुख्यतः लंबाई चौड़ाई काफ़ी अधिक है, वैसे द्वीप तो बहुत है। ठीक, तो ये 4 मुख्य थे। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार ये चीज़ें बताई गई हैं, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है, बस इतना याद तो आप लोगों को होगा ही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री सीमा रहित जो राज्य हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं और समुद्र तट से भी नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक हरियाणा राज्य हो जाएगा जो कि पंजाब से टूट करके बनाया गया था, तो हरियाणा हो जाएगा। मध्य प्रदेश हो जाएगा दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, ये देखा जाए तो लैंड लॉक राज्य के अंतर्गत भी आते हैं। तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका चौथा हो जाएगा, झारखंड आपका पाँचवा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो कि न तो तट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, न ही अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो ये आपका 44-45 मिनट का वीडियो है, इसको आप लोग देखिए। अब हम लोग जो अगला लेक्चर लेंगे उसमें भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको भी पढ़ाने में अब 40-50 मिनट लगेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि पहला लेक्चर है तो इसको हम लोग लगभग 50 मिनट के अंदर ही रखते हैं। अगली बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम लोग थोड़ा सा लेक्चर को लंबा और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देखिए और कैसा वीडियो लगा इसको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए, इन सभी चीज़ों को आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। एक लेक्चर में इसका रिवीजन मैं करवा दूंगा मैक्सिमम। मुख्यतः अगर ये चीज़ पूरी हो जाएगी बुक तो इसको आप लोग कहेंगे 3 घंटे का लेक्चर, सारी किताब कंप्लीट। ठीक है, जैसे भारत का भूगोल सब कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 3 से 3.5-4 घंटे लग सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूंगा, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो डरिए मत, कोई भी एक दिवसीय जो परीक्षा होती है उन सभी के लिए ज़रूरी चीज़ें थी। और छोटे छोटे फैक्ट्स पूछ लेते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पर सभी चीज़ों को देखा है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं तक रोकते हैं। एक चीज़ है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।